Bismillahirrahmanirrahim. Let us start our first theory lecture. There is very importance of water in the Holy Quran. कुरान पाक में बहुत सारी आयात में पानी का जिक्र किया गया है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैं हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। तो ये आपका कोर्स है इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रैक्टिसेस 2 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। इसमें एक लेक्चर थ्योरी का है और एक क्रेडिट आवर प्रैक्टिकल का है, और प्रैक्टिकल का क्रेडिट आवर जो है वो 2 लेक्चर के बराबर होता है। और एज यू ऑलरेडी नो कि आपकी थ्योरी की क्लास थर्सडे को और प्रैक्टिकल की मंडे को होती है। ये आपके कोर्स कंटेंट्स हैं और ये प्रैक्टिकल की लिस्ट है जो आपने इस पूरे सेमेस्टर में करने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाती है एग्रीकल्चर। इसके बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। ऑलमोस्ट 24% शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर जो 3 बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, लाइक क्लॉथ, food and shelter, these are provided by agriculture, and the water flowing in the channels going towards field is considered as broad line। पानी जो खेतों की तरफ जाता है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, जैसे कैनाल्स हैं और रिवर्स हैं, ये सारा जो एक सिस्टम है पूरा इरिगेशन के लिए, ये सारे का सारा ये ऐसे ही है जैसे जिस्म के अंदर खून की नालियां हैं, खून की तरह ये बहता है। तो व्हाट इज़ इरिगेशन? टुडे देयर आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच वी विल हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन इसको उर्दू में आबपाशी बोलते हैं। तो आबपाशी यानी कि जो पानी है, पानी हमने खेतों को क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको आबपाशी बोलते हैं। तो पानी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। There is no life without water on earth. Water is essential for sustaining the life on earth. So once Pakistan was a water surplus country and now Pakistan is water deficit country। एक वक्त था कि पाकिस्तान में पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था, लेकिन अब पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो पाकिस्तान में एक वक्त था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तकरीबन हमारे पास 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर डे ये अवेलेबिलिटी थी वाटर की। तो अब हमारे पास 800 के करीब है। कहाँ 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर डे पर पर्सन, और आज हमारे पास 800 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर डे पर पर्सन ये जो है ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है इस वक्त पानी की। तो पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान में पानी के 3 सोर्सेज हैं, एक ग्राउंड वाटर है, एक सरफेस वाटर है और एक रेनफॉल है। पूरा जो निज़ाम है हमारा इरिगेशन का वो इन 3 सोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो इसको हम किसी और फर्दर आगे लेक्चर में ये इसकी पूरी डिटेल आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इधर से इरिगेशन से कि इरिगेशन क्या है, व्हाट इज़ इरिगेशन, आबपाशी क्या है। तो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इरिगेशन इज़ जनरली डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल थ्रू अ मैनुअली, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली मैनेज्ड सिस्टम
फॉर द पर्पज़ ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो हम पानी खेतों को लगाते हैं उसको हम आबपाशी बोलते हैं। वो मैकेनिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है, जैसे ट्यूबवेल के ज़रिए पानी लगाया जाता है, या मैकेनिकली मसलन कोई भी ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, या हाथ से बाद का लगाते हैं तो उसको हाथ से पानी लगाने को मैनुअली बोलते हैं। तो इसका मकसद क्या है इरिगेशन वाटर को अप्लाई करने का, पानी देने का। इससे जो ज़मीन के अंदर सॉइल होती है और प्लांट जो हमने उगाना है पौधा, उसको जो उगने के लिए पानी की ज़रूरत है उस कमी को पूरा करने के लिए इरिगेशन वाटर अप्लाई किया जाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर हैं और प्लांट तक जो पहुंचने हैं वो भी पानी के ज़रिए पहुंचेंगे। और जो एटमॉस्फेयर है सॉइल का उसको कूल रखने के लिए भी पानी ज़रूरी है। और इसके अलावा प्लांट की जो रूट है, जड़ है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं पौधे की, उन सब के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन वाटर which we have to apply to the plants. Without irrigation a plant can never be grown. जितनी भी फसलें हैं वहाँ पानी के बगैर उनको उगाया नहीं जा सकता। बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं इरिगेशन की, वो फिर आगे फर्दर लेक्चर्स में लदा डिस्कस होंगी। तो आगे है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेनफॉल है वो कितनी है सालाना। ये तकरीबन 10 से 14 इंच पाकिस्तान में सालाना रेनफॉल होती है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 70 इंच। तो डेफिसिट कितना है, तकरीबन 56 ऑलमोस्ट इंच का डेफिसिट बनता है। हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 70 इंचज़, और होती कितनी है, 10 से 14 इंच। और जो होती हैं वो भी जुलाई अगस्त में ज़्यादातर बारिशें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है, उसको हम एकदम से यूज़ नहीं कर सकते। मसलन स्लो एंड स्टडी अगर बारिशें हों तो उस पानी को स्टोर किया जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट टर्म इज़ ड्रेनेज। इसको उर्दू में बोलते हैं निकास, पानी को निकालना। ये उसके इरिगेशन का उलट है। इरिगेशन है पानी लगाना और ड्रेनेज है पानी निकालना। ये तकरीबन 60 और 70 की दहाई की बात है, जब पाकिस्तान में पानी बहुत ज़्यादा था, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, यानी सीमोथोर का मसला। ज़मीन के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा था जो ऊपर को चढ़ रहा था, जिससे पानी अगर कम हो तो भी फसलों के लिए नुकसानदेह है, अगर ज़्यादा हो तो भी फसलों के लिए नुकसानदेह है। देयर शुड बी ऑप्टिमम कंडीशन फॉर वाटर। एक दरमियाना लेवल है जहाँ पर क्रॉप की ग्रोथ मैक्सिमम आती है, उससे उस लिमिट से अगर क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो क्रॉप की यील्ड है वो भी कम होगी। यानी दोनों चीज़ें, क्वांटिटी और क्वालिटी, दोनों पर इम्पेक्ट होगा। क्रॉप की जो हेल्थ है वो भी मुतासर होगी उससे, और क्रॉप की जो क्वांटिटी है वो भी हमारे पास कम आएगी। तो ये 60 और 70 में फिर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स भी चले थे, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था स्कार्प का, सैलिनिटी एंड कंट्रोल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। इस तरह करके ये एक नाम था उसका प्रोजेक्ट का। और भी बहुत से नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम और इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रेनेज प्रोग्राम पाकिस्तान में थे। उसका मकसद था कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी ज़्यादा है उसको निकालना। तो पानी को निकालने के अमल को हम बोलते हैं ड्रेनेज। ये उलट है इरिगेशन का। नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिपिटेशन। Any water that we receive from sky is called as precipitation। यानी किसी भी शक्ल में वो हो सकता है, जो आसमान से बारिश होती है, ओले पड़ते हैं,
या हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, जो भी ऊपर से जिस फॉर्म में भी वो रेन, स्नो, हेल, स्लीट जो भी हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये पाकिस्तान के अंदर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जोन्स इन पाकिस्तान में जो एरिड एरिया है वो तकरीबन टोटल एरिया का 67% है। ये कितना बनेगा, किस तरह निकालते हैं परसेंटेज, ये आपको पता होना चाहिए। 67 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, वो जितना भी आंसर आएगा वो हमारा एरिड एरिया कहलाएगा। ऐसा एरिया जहाँ पर 10 इंच से सालाना बारिशें कम होती हैं, सालाना बारिश 10 इंच से कम होती है, और जिसमें 10 से 20 इंच होती है उसको कहते हैं सेमी एरिड जोन, और वो कितना है टोटल एरिया का 24%। ये कितना बनेगा, ये 24 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल एरिया। पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है, ये 196 मिलियन एकड़, ये है टोटल एरिया पाकिस्तान का। इसको 24 डिवाइड बाय 100 इंटू 196 मिलियन एकड़, लेकिन यूनिट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर इंच हैं और उधर मिलियन एकड़ है, तो यूनिट सेम करके फिर आपने कैलकुलेट करना है, तो फिर आपके पास सेमी एरिड एरिया आएगा। ह्यूमिड कितना है, 5.5% ओनली, ये कम है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं सालाना 20 से 30, और पैरा ह्यूमिड जहाँ बहुत ज़्यादा ही बारिशें होती हैं और वो है उससे भी कम एरिया है 3.5। और यहाँ वैल्यू कितनी है एवरेज एनुअल रेनफॉल की, मोर देन 30 इंचज़। तो आप देखें कि ज़्यादातर पाकिस्तान का जो एरिया है वो एरिड है, यानी बारिशें बहुत कम होती हैं ज़्यादा एरिया में। 67% एरिया पर बारिशें बहुत कम होती हैं। Then next is what is the difference between rainfall and effective rainfall। रेनफॉल यानी बारिश, इतना पानी टोटल हमें रिसीव होता है एटमॉस्फेयर से, उसको हम बोलते हैं रेनफॉल, लेकिन वो सारे का सारा इस्तेमाल नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। उस टोटल में से जो ज़ाया होता है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास इफ़ेक्टिव रेनफॉल आती है। यानी इफ़ेक्टिव रेनफॉल वो होती है that portion of rainfall which is utilized for the crops, जो हमारे लिए यूज़फुल होती है, जिससे हम अपनी क्रॉप्स को इरिगेशन वाटर मिलता है, वो इफ़ेक्टिव रेनफॉल है। जो ज़ाया हो जाती है वो लॉसेस कहलाते हैं, और ये है इफ़ेक्टिव रेनफॉल इज़ इक्वल टू टोटल रेनफॉल माइनस लॉसेस। लॉसेस में क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन है, यानी बुखारात बनकर जो उड़ते हैं सॉइल सरफेस से और वेजिटेटिव सरफेस से, और इनफिल्ट्रेशन जो ज़मीन से होते हुए नीचे की तरफ पानी चला जाता है। और इस तरह के जो लॉसेस हैं वो माइनस करें टोटल में से, तो हमारे पास बचती है इफ़ेक्टिव रेनफॉल। ये है फिर आगे फर्दर कि इनफिल्ट्रेशन क्या है। इनफिल्ट्रेशन सॉइल की सरफेस के ऊपर से पानी जो नीचे की तरफ मूव करता है। ये देखें, ये ज़मीन की सतह है, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुई, तो यहाँ से जो पानी मूव कर रहा है सरफेस से नीचे की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। और आगे फर्दर ये रूट जोन है, इस फर्दर जाकर यही पानी जो इनफिल्ट्रेशन कहलाता था, उसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम परकोलेशन बोलेंगे। फर्दर जब ये रूट जोन से आगे निकल जाता है और ग्राउंड वाटर जहाँ पर पानी जो ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल मौजूद है उसके साथ जा मिलता है, उसको कहते हैं डीप परकोलेशन। है वाटर वही जो ऊपर से आ रहा है। पहले क्या कहलाता था, प्रेसिपिटेशन। जैसे ही सॉइल सरफेस क्रॉस कर रहा था उस वक़्त उसका नाम हो गया इनफिल्ट्रेशन। जैसे ही रूट जोन को क्रॉस कर रहा था उसको कहते हैं परकोलेशन। जैसे ही रूट जोन से निकला, फर्दर मूव किया नीचे की तरफ, उसको ग्राउंड वाटर के साथ जा मिला, उसको कहते हैं डीप परकोलेशन। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड डीप परकोलेशन।
एंड देन व्हाट इज़ इवेपोट्रांसपिरेशन। ये दो टर्म्स हैं, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, इन दोनों के सम को कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन होता है बुखारात जो पानी की सतह से ऊपर जो बुखारात बनकर पानी उठ जाता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसका प्लांट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो प्लांट की सतह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है बुखारात बनकर एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और दोनों को प्लस करें, evaporation plus transpiration, that is called as evapotranspiration. Then what is the consumptive use and evapotranspiration? Consumptive use होता है evapotranspiration plus water used by plant in metabolic process, structural growth of plant and tissue building process of plant। यानी हमारा जो लॉस हुआ evapotranspiration में वो वाला वाटर और साथ जो पानी इस्तेमाल हुआ मेटाबॉलिक प्रोसेस में, प्लांट की स्ट्रक्चरल ग्रोथ में और प्लांट के टिश्यूज बिल्डिंग में, तो वो टोटल वाटर जो है उसको हम कहते हैं कंजम्पटिव यूज़। तो ये मैंने बायोलॉजी में तीनों चीज़ें बड़ी डिटेल से पढ़ी होंगी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। दैट इज़ द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन लिविंग सेल्स providing energy for life processes and synthesis of cellular material। ये आपने बायोलॉजी में बड़ी डिटेल के साथ ही चीज़ें पढ़ी होंगी। अब आगे ये है CWR, दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट? इसमें है इवेपोट्रांसपिरेशन या फिर कंजम्पटिव यूज़ प्लस एप्लीकेशन लॉसेस, कन्वेंस लॉसेस, स्पेशल नीड्स। ये तीन किस्म के इसमें लॉसेस हैं, उनको भी ऐड किया जाए तो वो बनता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। फर्दर आ जाएं, ग्रास कमांड एरिया किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा एरिया है विच इंक्लूड्स कल्टिवेबल एज वेल एज बैरन लैंड, फॉरेस्ट्स, हाउसेस, वाटर वेस्ट लैंड, रोड्स एट्सेट्रा। यानी कि ऐसा एरिया जो बंजर है वो भी इसमें शामिल है और जिस पर हम क्रॉप उगाते हैं, कल्टिवेबल है, काश्त के काबिल है, दोनों मिलाकर, और साथ जो दरख्त वगैरह उगे होते हैं और साथ जो सड़कें बनी हुई हैं, सारा मिल मिला के टोटल इसको ग्रास कमांड एरिया बोलते हैं। और इसमें कैनाल वाटर इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया। नेक्स्ट वन इज कल्चरेबल कमांड एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, इसमें बंजर एरिया शामिल नहीं है, सिर्फ वो वाला एरिया जिसमें हम अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं, फसलें उगी होती हैं, उसको बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। That area which is under cultivation and within the command of an outlet। ये किस में होता है? एकड़्स में या फिर हेक्टेयर्स में। अब एकड़ और हेक्टेयर ये यूनिट्स आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं। इसी तरह और भी बाकी जो यूनिट हैं प्रैक्टिकल क्लास में आपने पढ़ा था, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक फिट पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड। इनको आपस में अगर कन्वर्ट करना हो, क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फिट में और क्यूबिक मीटर को लीटर्स में, तो ये भी आपको सारे जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा एकड़ की डायमेंशंस कितनी क्या होती हैं? एकड़ 198 इंटू 220, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसकी लेंथ 220 फीट हो और विड्थ 198 फीट हो, तो उसको 1 एकड़ बोलते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि एकड़ की डायमेंशन क्या है, तो ये है 198 इंटू 220 क्यूबिक फिट। और हेक्टेयर की कितनी है? 100 इंटू 100। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये मीटर स्क्वायर में है, स्क्वायर मीटर। 100 मीटर और 100 मीटर का एक प्लॉट हो तो वो कहलाता है 1 हेक्टेयर।
और अगर एक ऐसा प्लॉट जिसकी लंबाई 220 फीट हो और चौड़ाई 198 फीट हो उसको बोलते हैं एकड़। तो ये यूनिट्स आपकी बुक में भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी डिटेल के साथ हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब हमने बीज बोया उससे लेकर जब हमने क्रॉप को काश्त किया, यानी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के दरमियान जितना टाइम पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड क्या होता है, जब हमने फर्स्ट इरिगेशन अप्लाई की क्रॉप को उस टाइम से लेकर हार्वेस्टिंग से पहले जो आखिरी इरिगेशन अप्लाई की, वो दोनों के दरमियान टाइम पीरियड को हम कहते हैं बेस पीरियड। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। एक सोइंग से हार्वेस्टिंग के दरमियान है और सेकेंड वन इज़ फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड एज बेस पीरियड। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी। देन दिस इज़ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान 196 मिलियन एकड़। और इसमें कल्टीवेबल एरिया कितना है जिस पर हम काश्त कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, वो 26% है। ये कैसे निकालेंगे अब 196 इंटू 0.26 या फिर 26 बाय डिवाइडेड बाय 100 जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये तकरीबन 21 मिलियन हेक्टेयर बनता है। और पाकिस्तान का इरीगेटेड एरिया कितना है, वो है 77% ऑफ कल्टीवेबल एरिया, यानी कि जहाँ पर हमने इरिगेशन लाजमी अप्लाई करनी है खुद से, बारिश का पानी नाकाफ़ी होगा, वो कल्टीवेबल एरिया का 77% है। तो ये कितना बनता है 0.77 इंटू 1.8 मिलियन एकड़, ये तकरीबन 40 मिलियन एकड़ या फिर 16.2 मिलियन हेक्टेयर बनता है। ये आपको यूनिट कन्वर्जन जो है वो आनी चाहिए कि मिलियन एकड़, मिलियन हेक्टेयर, ये सारा ये बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 2 में। मे बी आप फर्दर किसी लेक्चर में या प्रैक्टिकल में इसको विद इन डिटेल जो है वो क्लास में डिस्कस किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।